हर जमीन, हर प्रॉपर्टी का एक सरकारी दाम होता है। इसी दाम पर टैक्स लगता है, रजिस्ट्री होती है। पर कभी सोचा है ये दाम तय कौन करता है? ये नंबर आता कहाँ से है? तो आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को, इसकी हर परत को खोलकर समझेंगे। तो मूल सवाल यही है, किसी प्रॉपर्टी की सरकारी कीमत आखिर तय होती कैसे है? देखिए, ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है, एक तय प्रक्रिया है, जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि सब कुछ निष्पक्ष हो। और आज हम इसी सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। हम इस सफर में सबसे पहले समझेंगे कि इस मूल्यांकन का आधार क्या है। फिर देखेंगे कि कौन कौन सी टीमें ये काम करती हैं, उन्हें डेटा कहाँ से मिलता है, और हाँ, ग्रामीण जमीन के लिए वो फॉर्म 6 इतना खास क्यों है। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये सारा डेटा एक फाइनल सरकारी कीमत में कैसे तब्दील होता है। तो चलिए सबसे पहले जड़ से शुरू करते हैं, संपत्ति का मूल्यांकन, यानी इसका आधिकारिक तरीका। इस पूरे सिस्टम की बुनियाद सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर टिकी है, बेंचमार्क मार्केट वैल्यू। तो ये बेंचमार्क मार्केट वैल्यू, या जिसे BMV कहते हैं, ये है क्या? बहुत आसान शब्दों में, ये सरकार की नज़र में किसी भी ज़मीन या मकान की ऑफिशियल कीमत है। और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ओडिशा स्टैम्प रूल्स 1952 के मुताबिक इसे हर 2 साल में रिवाइज करना, यानी बदलना ज़रूरी है, ताकि ये असली मार्केट रेट के आसपास रहे। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये इतना पेचीदा काम करता कौन है? चलिए उन कमेटियों के स्ट्रक्चर को समझते हैं जो इन सभी कीमतों के लिए जिम्मेदार हैं। इसे आप एक 3 मंजिला इमारत की तरह समझ सकते हैं। सबसे निचले लेवल पर है उप जिला मूल्यांकन समिति, जो जमीन से डेटा इकट्ठा करके एक शुरुआती कीमत सुझाती है। उसके ऊपर है जिला मूल्यांकन समिति, जो उस डेटा को परखती है। और सबसे ऊपर है राजस्व बोर्ड, जो फाइनल ठप्पा लगाता है, मतलब जानकारी नीचे से ऊपर की तरफ जाती। इस पूरी प्रक्रिया में जिला मूल्यांकन समिति यानी DVC का रोल बहुत बड़ा है। इसमें जिला कलेक्टर होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का कम से कम एक एक्सपर्ट ज़रूर होता है। ये इसलिए ताकि कीमतें तय करने में कोई गलती ना हो। चलिए अब चलते हैं उस जगह जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है, मतलब एकदम ज़मीनी स्तर पर। देखते हैं कि कच्चा डेटा आता कहां से है। यकीन मानिए, पूरे राज्य की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किसी बड़े AC ऑफिस से नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद सिर्फ एक इंसान से शुरू होता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर यानी RI। सच में यही वो पहली कड़ी है जहां से सब कुछ शुरू होता है। तो एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर का मिशन क्या है? वो तहसीलदार के अंडर काम करते हैं, और उनका काम है गांव के हर एक जमीन के टुकड़े का सही डेटा इकट्ठा करना। उन्हें ये पक्का करना होता है कि कोई भी प्लॉट छूट ना जाए और किसी भी जानकारी को 2 बार ना लिखा जाए। ये एक बहुत ही बारीक और जिम्मेदारी वाला काम है। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम किरदार पर, फॉर्म नंबर 6। ये वो दस्तावेज है जो ग्रामीण इलाकों में जमीन की कीमत की पूरी कुंडली तय करता है। ये जो आप देख रहे हैं, यही है फॉर्म नंबर 6। देखने में ये शायद एक मामूली सा टेबल लगे, पर असल में ग्रामीण इलाकों की जमीन की कीमत का पूरा राज इसी में बंद है। चलिए देखते हैं कि ये जमीन को कैसे अलग अलग हिस्सों में बांटता है। तो फॉर्म 6 सबसे पहले जमीन को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटता है। एक खेती वाली जमीन, दूसरी गैर खेती वाली जमीन जैसे घर या दुकान के लिए, और तीसरी विविध भूमि, जो इन दोनों में नहीं आती। ये क्लासिफिकेशन का पहला लेवल है। अब जरा कृषि भूमि के अंदर झांकते हैं। इसे भी 3 तरह से देखा जाता है। वो जमीन जो मेन रोड के किनारे है, वो जो सड़क से 200 मीटर से ज्यादा अंदर है, और वो जो किसी बड़े सरकारी प्रोजेक्ट के पास है। आप खुद समझ सकते हैं कि सड़क और प्रोजेक्ट से दूरी या नज़दीकी जमीन की कीमत पर कितना असर डालती है। अब जो जमीन सड़क से काफी अंदर है, वहां एक और बड़ा फर्क देखा जाता है। क्या जमीन सिंचित है या असिंचित? मतलब क्या वहां खेती के लिए पानी का कोई पक्का इंतजाम है? सिंचित जमीन की वैल्यू ज्यादा होती है, जबकि असिंचित जमीन जो सिर्फ बारिश पर निर्भर है, उसकी वैल्यू कम होती है। ये मूल्यांकन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये प्रोजेक्ट एरिया प्लॉट्स क्या चीज है? ये टेबल इसे बहुत आसानी से समझाती है। सीधी सी बात है, अगर कोई जमीन किसी यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या किसी आने वाले हाईवे के पास है, तो जाहिर है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब तक RI ने जमीन से सारा डेटा इकट्ठा कर लिया और फॉर्म 6 भर दिया। लेकिन इन कागजों से असली कीमत, मतलब रुपए में वैल्यू कैसे निकलती है? अब खेल यहां से शुरू होता है। यहां एक बड़ा ही दिलचस्प नियम है। मान लीजिए एक ही तरह की जमीन की 10 डील्स हुई, तो कमेटी क्या करेगी?
वो सबसे सस्ती 5 डील्स को तो देखेगी भी नहीं, वो सिर्फ सबसे महंगी 5 डील्स का औसत लेकर बेंचमार्क तय करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई 1-2 सस्ती बिक्री पूरे इलाके की मार्केट वैल्यू गिरा नहीं सकती। और भी कई चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है, जैसे बिक्री के लिए जमीन का साइज बहुत छोटा तो नहीं है, या फिर उसी गांव में नीलामी की कीमतें क्या रहीं। और सबसे जरूरी, कमेटी को अपने हर फैसले का कारण लिख कर देना पड़ता है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। तो अब जब सारी मेहनत हो गई, कीमतें तय हो गईं, तो आखिरी अटैप क्या है? अब हम बात करेंगे फाइनल मंजूरी और इसे लागू करने की। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी प्रक्रिया को एक नज़र में दिखा देती है। ये 2026 के साइकिल का उदाहरण है। दिसंबर में कमेटी बनती है, जनवरी-फरवरी में डेटा पर काम होता है, मार्च में मंजूरी मिलती है और फिर ठीक 1 अप्रैल को नई कीमतें लागू हो जाती हैं। सब कुछ एकदम घड़ी की सुई की तरह चलता है। और बस जैसे ही राजस्व बोर्ड के सदस्य इस पर अपनी मोहर लगाते हैं, नए बेंचमार्क मूल्य एक तरह से कानून बन जाते हैं और अगले 2 साल तक पूरे राज्य में प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में इन्हीं के हिसाब से काम होता है। तो हमने देखा कि ये पूरा प्रोसेस कितनी बारीकी से बनाया गया है ताकि सब कुछ निष्पक्ष हो, सटीक हो। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है, जिस दुनिया में जमीन के भाव रातों रात बदल जाते हैं, वहां क्या ये 2 साल में एक बार होने वाली समीक्षा काफी है? क्या ये सिस्टम बाजार की रफ्तार के साथ कदम मिला पाता है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।